वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सीरीज की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने वाला है जून 2024 में। डेट्स भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें अभी से ही अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। और इसी के लिए आपके लिए सीरीज स्टार्ट की गई है, यूट्यूब फ्री बैच स्टार्ट किया गया है, जहां पे मेरी क्लासेस आपको मिलने वाली है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज को। तो आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 3 एंड आपके लिए डेली हमारी क्लासेस हैं जो चलती रहती हैं। मेरा नाम आयुषी है, जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहा है, तो आपको मैं बता दूं, आपके लिए पेपर 1 एंड कॉमर्स की क्लासेस मैं यहाँ पे कंडक्ट करती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए। मैनेजमेंट के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी कॉमन यूनिट्स हमारी होती हैं वो आप कवर कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स साथ ही साथ पीडीएफ मिल जाती है क्लासेस की, सो दैट आप नोट मेकिंग कर सके एंड रिवीजन कर सके। और अगर आप जून 2024 के लिए हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 8 मैं अभी कवर करवा रही हूँ। 2 यूनिट को साइमल्टेनियसली हम लेके चलते हैं और डिटेल में बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए लगाए जाते हैं, पीवाईक्यूज एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे कवर करवाई जाती हैं। पेपर 1 के साथ साथ ये डिफरेंट पेपर 2 आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका पेपर 2 इनमें से है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफरिंग क्या क्या है, पेड कोर्सेज में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, जो ऐसी चीजें जो आपको खास बनाती हैं आपकी प्रिपरेशन को। तो यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, जहाँ पे कोर कंटेंट विद प्रैक्टिस विद डाउट क्लियरिंग सेशन सॉल्व होगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी, जब हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो टेस्ट सीरीज आपके पास है। हैंडबुक्स आपको मिल जाती हैं। हैंडबुक से क्या चीजें होती हैं, आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो एंड आपको पूरा जो डिफरेंट बुक्स हमें पढ़नी पड़ती है उनका मटेरियल कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक ही बुकलेट में आपको मिल जाता है। तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं और ये अपडेटेड हैंडबुक्स आपको मिलने वाली हैं। जब सिलेबस अपडेट हो जाएगा तो वो सारी अपडेशंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। क्रैश कोर्स रिवीजन कोर्स है। जब लास्ट का 1 मंथ या 1.5 महीना बचता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए रिवीजन कोर्स लॉन्च किया जाता है, तो वो भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं या केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। विद हैंडबुक आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली भी मिल जाता है एंड ये सभी फीचर्स आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको क्विजेस मिलती हैं क्लास के बाद ही, जो आपको हेल्प करती हैं कि जो सीखा है उसको अप्लाई हम अच्छे से कर सके। तो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, फन वे ऑफ टीचिंग आपके लिए होता है और डाउट क्लियरिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है और पर्सनलाइज्ड कोर्सेज आपके लिए होते हैं। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड जा सकते हैं एप्लीकेशन में प्रिपरेशन टैब में, और एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। एंड ये हमारा टाइम टेबल है यूट्यूब का। पेपर 1 के लिए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक क्लासेस होती हैं एंड पेपर 2 के लिए भी आपके लिए डिफरेंट क्लासेस हमारी होती हैं। और मेरी क्लास जो रहेगी, यस 5 PM मेरी क्लास आपको मिलने वाली है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज को। तो चलिए अब करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो सबसे पहले जो ये कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप समझते क्या हो इलास्टिसिटी से? अभी हमने 2 क्लासेस की और उसमें हमने डिमांड को समझा कि डिमांड क्या है, कि जब आप 3 चीज़ों को फुलफिल करते हो तो डिमांड बन जाती है। सबसे पहली आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपकी एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए, जो पैसे लगेंगे वो पैसे पे करने की, तीसरी चीज़ आप विलिंग होने चाहिए वो पैसा खर्चा करने के लिए। तो अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो डिमांड बन जाएगी। अब हमने बात की थी फिर लॉ ऑफ डिमांड में कि कैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन रहता है। फिर हमने बात की कि कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कैसे चेंज और मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, शिफ्ट हमें देखने को मिलता है डिमांड कर्व में। तो अब बात आती है इलास्टिसिटी क्या है। व्हाट इज इलास्टिसिटी? आप क्या समझते हो इलास्टिसिटी वर्ड से? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, कैपेसिटी टू चेंज। किसी चीज के चेंज होने की कैपेसिटी को हम इलास्टिसिटी बोल देते हैं कि वो कम या ज्यादा हो जाती है। अब एक रबड़ है, वो इलास्टिक है, तो वो क्या हो जाती है? स्ट्रेच करो तो बढ़ जाती है, स्ट्रेच मत ना करो तो वो फिर छोटी हो जाती है। तो ये क्या है? इलास्टिसिटी है, कि चेंजेबिलिटी है, कि चेंज हो सकती है डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस कि कैसे आप चेंज कर सकते हो डिमांड को। तो जैसे हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उन्हीं फैक्टर्स की वजह से इलास्टिसिटी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना, बिल्कुल। तो इलास्टिसिटी किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी? इलास्टिसिटी के लिए हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं? एक देखते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटी का, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं?
दूसरी चीज हम देखते हैं कि इनकम क्या है बायर की, क्योंकि अगर इनकम होगी तो इनकम कम या ज्यादा होने से भी इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फिर इसके बाद तीसरी चीज आती है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनका क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या फर्क पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट जो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म्स में ये बताएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि कितना प्राइस के चेंज होने से क्या डिमांड पे फर्क पड़ा, कितना इनकम के चेंज होने से डिमांड पे फर्क पड़ा, कितना प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के चेंज होने से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज हुआ, मतलब डिमांड में फर्क पड़ा। तो ये 3 बेसिस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे सिलेबस में है जो हमें कवर करनी होती है। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, देयर आर डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। फिर इसके बाद यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पेपर में ना क्वेश्चन पूछा जाता है थियोरेटिकल एस्पेक्ट से। ठीक है, तो वहां पे आपसे पता क्या पूछ लेते हैं कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है बेसिकली। तो इलास्टिसिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो ये है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज होगा, इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज होगा, और क्रॉस सब्सटीट्यूट मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में चेंज आने से आपके डिमांड में क्या चेंज आएगा कमोडिटी की। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिफ्लेक्ट्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ऐसे ही इनकम अगर दे दी जाए कि इनकम के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, और इसी तरीके से जो क्रॉस इलास्टिसिटी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट गुड्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं, उनके चेंज होने से, उनके प्राइजेस में चेंज होने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज आएगा, वो चीज हम यहाँ पे मेजर करते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही PYQs है जो बने हुए हैं। न्यूमेरिकली तो हम करेंगे सॉल्व, बट थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज को मेजर किया जा रहा है और किस तरीके से मेजर किया जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज आती है कि इसकी रेंज क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो रेंज है वो क्या रहती है, लेस देन जीरो से लेके इंफिनिटी तक रहती है। कभी भी यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी के केस में मैं बता रही हूँ, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी के केस में कभी भी आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो नेगेटिव नहीं होती। कैसे होती है, 0 से लेके इंफिनिटी तक लाई करती है। 5 केस बनते हैं, 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इंफिनिटी। तो कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और आप क्वेश्चन को सॉल्व करके नेगेटिव इलास्टिसिटी लेके आ रहे हो प्राइस इलास्टिसिटी के केस में, देन द आंसर इज रॉन्ग। कभी भी 0 से कम इलास्टिसिटी नहीं हो सकती। ये डिफरेंट 5 रेंजेस होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज क्या है। अब इसी तरीके से हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी है। तो जो इनकम इलास्टिसिटी है इसकी जो रेंज रहती है वो क्या रहती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये 0 भी हो सकती है। इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई भी चेंज ना आए, 0 इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा दी, पॉजिटिव इलास्टिसिटी। इनकम कम हुई, हमने कंजम्पशन कम कर दी, पॉजिटिव इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ी, हमने कंजम्पशन कम कर दी, नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो मेजर फैक्टर्स रहते हैं वो क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स। क्या आप नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हो, आप इंफीरियर गुड की बात कर रहे हो, आप गिफन गुड की बात कर रहे हो, या आप लग्जरियस गुड्स की बात कर रहे हो। किस टाइप के गुड्स हैं जो आप लेके चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, गिफन गुड्स हैं, तो इसको आप अरेंज करो इलास्टिसिटी वाइज, इनकम इलास्टिसिटी वाइज। तो हमने
ये चीज पढ़ी हुई है, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जब इनकम बढ़ेगी तो इनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो नेगेटिव इलास्टिसिटी किसमें होती है, इंफीरियर गुड्स में होती है। नॉर्मल गुड्स में क्या होती है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ती है तो आप नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन बढ़ा देते हो। नेसेसिटीज के केस में क्या होती है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इनकम बढ़े या इनकम कम हो, जो चीज खरीदनी है ना वो आपको खरीदनी ही है। तो नेसेसिटीज के केस में जीरो इनकम इलास्टिसिटी होती है। लग्जरियस गुड्स के केस में क्या होता है, जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी क्या उतना ज्यादा आप लग्जरियस गुड्स को खरीदना प्रेफर करोगे। तो यस, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी दिखाई देती है। गिफन गुड्स में क्या होते हैं, ये इंफीरियर गुड्स के भी क्या है, हाईली इंफीरियर है। तो यहाँ पे अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इनको क्या करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे नेगेटिव ही आपको देखने को मिलती है। ये पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ गुड पे बेस्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ती है ना हम नए नए अलग अलग टाइप्स के गुड्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मेरी इनकम अगर 10,000 है तो मैं नॉर्मल गुड्स बाय करूंगी, मैं ब्रांडेड गुड्स नहीं लूंगी। अब मेरी इनकम 20,000 हो जाएगी तो मैं ब्रांडेड गुड्स पे शिफ्ट हो जाऊंगी। मेरी इनकम 5,000 हो जाएगी तो मैं इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाऊंगी। तो इनकम की वजह से यहाँ पे जो मैं टाइप्स ऑफ गुड्स खरीदती हूँ उसमें 3 तरीके की इलास्टिसिटी आती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, इसमें हमारे पास 2 तरीके के गुड्स आएंगे। एक तो आएंगे पहले सब्स्टिट्यूट्स, एक आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, एक की जगह पे दूसरे को परचेज कर लेना। तो अगर मैं वही सेम एग्जांपल लूंगी टी एंड कॉफी का, तो टी का जो प्राइस है, ठीक है, उसका इफेक्ट कॉफी की डिमांड पे अगर मैं देखती हूँ तो मैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक कर रही हूँ कि कैसे टी के प्राइस ने कॉफी की डिमांड को चेंज किया। टी का प्राइस 10 रुपए था, कॉफी की डिमांड हो रही थी उस टाइम पे 20 यूनिट्स। ठीक है, टी का प्राइस क्या हुआ, 12 रुपए हो गया। तो कॉफी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड कॉफी की डिमांड यहाँ पे 20 से 21 हो गई है। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है दैट इज पॉजिटिव। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक साथ यूज होने वाले गुड्स हैं, कार एंड पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, पेट्रोल के प्राइस कम होंगे, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है तो यहाँ पे इनवर्स इलास्टिसिटी भी आपको देखने को मिलती है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। एंड दिस इज PYQ। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आती है इंपॉर्टेंट कि ग्राफ कैसा बनता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि एक एल शेप्ड कर्व बनता है, तो एक किस टाइप के गुड्स में बनता है। एल शेप्ड गुड्स कर्व कब बनेगा, यस गाइस, कोई बता सकता है मेरे को कि अगर मेरा कर्व एल शेप्ड बन रहा है तो वो किस टाइप के कमोडिटी होगी, मतलब किस टाइप के गुड्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे, क्या होंगे, इम्परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, या नो रिलेशन वाले गुड्स होंगे। आई एम वेटिंग। जब 2 गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, देन हमें एल कर्व शेप देखने को मिलता है। और अगर 2 गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो हमें इस तरीके का डायग्राम है जो देखने को मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जितना एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो उतना ही दूसरे प्रोडक्ट को यूज करोगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो जो चेंज आएगा दैट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट चेंज में इलास्टिसिटी क्या होगी, परफेक्ट 1 होगी अगर प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें।
बट अगर कर्व की मैं बात करूं तो कर्व होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, डिमांड कर्व की तरह। क्लियर? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी गुड। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ऐसा होता है। क्लियर? अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया, क्रक्स हमने सीख लिया है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किसने दिया था ये कंसेप्ट और कैसे काम करता है। तो कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो जेएस मिल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जेएस मिल, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। बट इसको एक्चुअली जो डेवलप किया था वो मार्शल ने किया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स में, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। ये क्या बताता है कि कैसे आपकी डिमांड में फर्क आता है जब आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को चेंज करते हो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मींस प्राइस, इनकम, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स में हमें आंसर देता है। इलास्टिसिटी 0.95 है तो मैं समझ जाऊंगी कि हाईली इलास्टिक है। इलास्टिसिटी 0.25 है तो मैं समझ जाऊंगी कि लो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी 1 है, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी 0 है, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये चीजें हमें यहाँ पे पता लगती हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। और ये कॉज एंड इफेक्ट के बीच में एक रेशियो बताता है, जैसे हमने किया था ना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्या बोलता है कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, इनकम और ग्रॉस गुड्स। और ये एक टेक्निकल कंसेप्ट है, तो ये बिल्कुल इसको काफी साइंटिस्ट ने बनाया है। यही सारी चीजें मैंने आपको करवाई हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिवनेस है कि एक वेरिएबल में चेंज आया तो उसका रिजल्ट दूसरे वेरिएबल में कितना आता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। मेजरमेंट के द्वारा ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। 5 टाइप्स होते हैं और इन 5 टाइप्स में अब बात करते हैं कि किस तरीके का डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्टली अगर डायग्राम आ जाए और मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। और यहाँ से ना मैं आपको मार्केट्स को भी रिलेट करते हुए बताती चलूंगी कि कौन सी मार्केट का कौन सा डायग्राम है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोजीनियस, यहाँ पे आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है, तो बताइए कि किस तरीके से इलास्टिसिटी होगी। तो हमें समझते हुए चलना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट को भी, इसको ध्यान से साथ साथ। तो अगर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोई गुड्स है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि आप हल्का सा चेंज लेके आइए प्राइस में, बहुत ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलता है क्वांटिटी डिमांडेड में। या आप बोल सकते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा बहुत ज्यादा और प्राइस में बिल्कुल हल्के से चेंज लाने में। तो इसका जो आंसर बनता है ना, ये हम बोलते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस, यही होता है चेंज है जब हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस है ना, उसमें अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हल्का सा भी चेंज करोगे तो डिमांड बहुत ज्यादा रेट से फ्लक्चुएट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट आप बेचते हो। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब हर एक जगह पे एक जैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। एक जैसा प्रोडक्ट अगर आपको मिलेगा तो आप कहीं से भी खरीद लो, क्योंकि यहाँ पे एक अजम्पशन होती है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, सेलिंग कॉस्ट नहीं है। तो हर जगह पे सेम प्राइस पे आपको सामान मिलने वाला है, तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो। प्राइस कम ज्यादा यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे एक चीज आती है, अगर आप हल्का सा भी चेंज लेके आओगे ना तो सभी लोग आपसे खरीद लेंगे, तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी। और अगर आप प्राइस को क्या करोगे, हल्का सा भी बढ़ा दोगे तो कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा, आपकी डिमांड 0 आ जाएगी। तो इसीलिए परफेक्ट इलास्टिसिटी को हम इन्फिनिटी से शो करते हैं और इस डायग्राम से इसको दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। तो अगर कोई डायग्राम आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस बने तो वहां पे इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। फिर इसके बाद है इन इलास्टिक डिमांड, जहां पे इलास्टिसिटी क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि आप प्राइसेस में जितना मर्जी चेंज लेके आइए, क्वांटिटी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल, नेसेसिटी गुड्स। आप सोल्ट को 10 रुपए का कर दो, 100 रुपए का कर दो या 1 रुपए का कर दो, जितना हमें खरीदना है हम उतना ही खरीदेंगे। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का एग्जाम्पल ये होता है। दूसरी चीज, कोई ऐसे गुड्स जिनके आप हैबिचुअल हो चुके हो, वहां पे भी परफेक्टली इनइलास्टिक आपको प्राइस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कुछ हद तक मोनोपोली में, क्योंकि मोनोपोली में क्या है, एक सिंगल सेलर है, तो वो प्राइस बढ़ा के बेचे, कम करके बेचे, आपको क्वांटिटी अगर खरीदनी है जितनी तो आप उतनी ही खरीदते हो। तो मोनोपोली यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ मार्केट
लाई कर सकती है। ठीक है, इलास्टिसिटी जहां पे जीरो है, डायग्राम क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, आई की तरह ही इसका डायग्राम होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक है तो आई की तरह। देन इसके बाद यूनिटरी इलास्टिक, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है जितना चेंज आपने प्राइस में लाया उतना ही चेंज आपको क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैंने 10% से प्राइस को कम किया तो 10% से ही आपकी डिमांड है जो बढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है। जितना चेंज आया वो हमें सेम देखने को मिलता है। अब परसेंटेज में चेंज निकलता है तो ये मत कभी भी करना कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 10 रुपए की कोई चीज थी, उस पर आप 15 यूनिट की डिमांड कर रहे थे, 20 यूनिट की डिमांड कर रहे थे, अब 10% से प्राइस बढ़ गया, 11 रुपए प्राइस हो गया, तो आपने क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दी, 10% से कम कर दी, मतलब 18 यूनिट्स कर दी। तो 2/1 मत कर देना कभी भी कि 2 यूनिट कम की है और 1 यूनिट बढ़ाई है, नहीं। परसेंटेज में आपको डेटा चाहिए, रिलेटिव मेजर है, तो परसेंटेज तो 10-10% ही है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 1, यूनिटरी इलास्टिक होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर्स नहीं लेने हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है, यूनिटरी इलास्टिक में ही एक स्पेशल केस आता है। वो स्पेशल केस क्या है, यहां से बनते हैं क्वेश्चन, वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स कि यहाँ पे ना चेंज तो इक्वल नहीं आएगा, बट जो डायग्राम आपका बनेगा उस डायग्राम में, उस कर्व में, जो कर्व आप बना रहे हो उसके हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमेशा 1 रहेगी, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे भी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है, बट यहाँ पे जो चेंज आता है वो कांस्टेंट नहीं होता, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व जब हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है तो इसका मतलब होता है कि जो चेंज है वो सेम है, बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में चेंज सेम नहीं होगा, बट हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम होगी। ठीक है, यहां से ना एक क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन क्या बना था कि जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, चेंज दर्शाता है, जो कि जो स्लोप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सेम रहता है। आंसर इज नो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इलास्टिसिटी सेम रहती है, स्लोप सेम नहीं रहता, बट जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनता है हमारा इलास्टिसिटी में, उसमें स्लोप सेम रहता है और हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी अलग होगी, बट हम जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट के लिए हम क्या देख रहे हैं कि परसेंटेज चेंज कितना आया है, वो अगर सेम है तो देन इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब कि इलास्टिसिटी है कुछ हद तक, तो यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी, रिलेटिव इलास्टिसिटी का मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे जितना प्राइस में चेंज लेके आते हो ना उससे ज्यादा चेंज आपको क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिलता है। और लो ऑफ डिमांड में हमने एक चीज सीखी थी, वो क्या थी कि एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये डिमांड हमें देखने को मिलती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा कंपटीशन होता है, जहां पे बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओगे तो लोग क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कब आता है, जहां पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या रहता है, डिफरेंस, क्या चीज होती है, यहाँ पे जितना चेंज आप प्राइस में करोगे उससे कम चेंज आपको क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिलेगा हमेशा। प्राइस अगर 10% से बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी डिमांडेड 5% से कम हो रही है, प्राइस 10% से कम कर रहे हो बट क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 5% से ही बढ़ रही है, तो ये जो आंसर होगा ये हमेशा लेस देन 1 होगा और 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, या आप मोनोपोली में बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि मोनोपोली में ना ऐसा नहीं होगा हमेशा ही कि आप जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर रहे हो कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा, नहीं,
मोनोपोलिस्ट एक लिमिट तक प्राइस हाई चार्ज कर सकता है, उस लिमिट के बाद अगर प्राइस बढ़ाता है ना तो लोग नहीं खरीदते उसके प्रोडक्ट को, क्योंकि उनकी रीच से बाहर हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट के बिना ही गुजारा कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। तो मोनोपोली के केस में भी इलास्टिसिटी तो होती है बट बहुत कम होती है, ठीक है। तो इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हम मोनोपोली में लेके चलते हैं। यहाँ पे ओलिगोपोली में भी हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि सब्सटीट्यूट्स हैं तो हैं बट बहुत कम है। तो इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके का आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, और इसके साथ साथ हमें अब गुड्स में भी देखना है। अब मेरे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो आप मुझे बताइए, हमने पांचों केस डिस्कस किए, अब होमोजीनियस प्रोडक्ट है मेरा, तो इलास्टिसिटी क्या होगी इनमें से बताओ। यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसा प्रोडक्ट है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी विल बी परफेक्टली इलास्टिक। हल्का सा भी चेंज लाओगे ना प्राइसेस में, पीपल विल शिफ्ट। एक मिनट नहीं लगाएंगे, विदाउट सेकंड थॉट वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, तो इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा हायर किस में होगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट में। मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट समझते हो ना, कि ऐसे प्रोडक्ट जो 5 से 7 साल के लिए हम यूज कर लेते हैं, लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स। तो इन केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, दिस इज पीवाईक्यू, मैं आपको पीवाईक्यू करवा रही हूँ, अरेंज करने के लिए पूछा गया था आपसे। ओके, ग्रेटर देन यूनिटी। तो इसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है, बट इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम पोस्टपोन कर सकते हैं इनकी परचेज। तो अगर प्राइस हमारे बढ़ जाते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, पोस्टपोनमेंट कर देंगे इनकी परचेज, और इसमें इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, वो नहीं होती है कि कोई एक पर्सन है उसको बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, मैं वर्ड भूल रही हूँ, वो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक बुक्स हैं, और एक पर्सन को बहुत ज्यादा शौक है उन बुक्स को पढ़ने का। तो उस केस में वो जो बुक्स होंगी उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि लाइक आई एम हैबिचुअल ऑफ रीडिंग, और तो बुक्स की इलास्टिसिटी मेरे लिए क्या होने वाली है, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, और 0 और इन्फिनिटी। यूनिटी, ओके। कोई चीजें जिनके लिए मैं हैबिचुअल हूं, एडिक्टेड हूं, तो वो चाहे जितनी मर्जी महंगी हो जाए मैं उनको खरीदती हूँ। या फिर ऐसे है कि अगर रेट फॉर एग्जांपल 20% से बढ़ रहा है, तो डिमांड सिर्फ 5% से, 2% से, 3% से कम हो रही है, तो लेस देन यूनिटी होती है ऐसे प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है। नो, यूनिटी नहीं, नॉर्मल गुड्स अगर मैं बात करूं उनकी डिमांड यूनिटी होती है, कि जितना प्राइस बढ़ा उतने से ही डिमांड कम हो जाती है।
बट मैं इन गुड्स की हैबिचुअल हो चुकी हूँ, मैं बिना बुक रीड किए नहीं रह सकती, तो मुझे बुक्स खरीदनी होंगी ना, बेशक वो महंगी है। तो इनकी जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज लेस देन यूनिटी। ठीक है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और नेसेसिटीज के केस में परफेक्टली इनइलास्टिक आपको डिमांड है जो देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट दे रही हूं, मेरे को अरेंज करके देना असेंडिंग ऑर्डर में, इनइलास्टिक से लेके इलास्टिक तक। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करके दो। ठीक है, कहां से देना है? परफेक्टली इनइलास्टिक से लेके परफेक्टली इलास्टिक तक, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, आरोही क्रम में। ऑप्शंस दे देती हूं। ये मोनोपोली होगा, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली और परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे कम इलास्टिसिटी कहां पे होगी? मोनोपोली में, क्योंकि सिंगल सेलर है, तो ही विल चार्ज एज मच एज ही वांट्स। ठीक है, फिर उसके बाद डुओपोली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो लोग हैं। फिर उसके बाद मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। देन इसके बाद आता है परफेक्ट कंपटीशन। तो 2, 4, 3, 1 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सही आंसर करके आंसर डिलीट किसने किया, या फिर चलो जो भी है, तो यहाँ पे ए, बी और सी नहीं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नन ऑफ द अबव इज द वेरी करेक्ट आंसर। सबसे पहले मोनोपोली आएगा, फिर डुओपोली आएगा, देन मोनोपोलिस्टिक, देन परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके लिए याद क्या करना है आपको, एक याद रखनी है चीज कि जितने कम पार्टिसिपेंट्स होंगे ना सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने कम सेलर होंगे उतनी ही क्या होगी, कम इलास्टिसिटी होगी। तो मोनोपोली में सिंगल सेलर है, इलास्टिसिटी बिल्कुल ही कम है, फिर जीरो भी हो सकती है और जीरो से 1 के बीच में रहेगी। फिर डुओपोली है तो 0 से 1 के बीच में रहेगी, टुवर्ड्स 1 रहेगी इलास्टिसिटी। मोनोपोलिस्टिक के केस में ग्रेटर देन 1 रहने वाली है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में इंफिनिटी रहने वाली है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के। तो टोटल आउटले मेथड, जिसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको मेथड को दिया किसने था? मार्शल ने दिया है। यहाँ पे हम कैसे मेजर करते हैं इलास्टिसिटी, कि प्राइस में जो चेंज आया है उसका इफेक्ट हम टोटल एक्सपेंडिचर पे देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जितना प्राइस और जितनी क्वांटिटी डिमांड करते हो, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर। तो P इंटू क्यू, कि एक क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज करोगे जब प्राइस में चेंज आएगा, दैट इज सिंपल इलास्टिसिटी। बट टोटल एक्सपेंडिचर में हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों का प्रोडक्ट लेके चलते हैं, एक्सपेंडिचर लेके चलते हैं, कि कैसे चेंज आया प्राइस में, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर में चेंज आया। ठीक है, तो इसके लिए याद रखेंगे इन इलास्टिक और लेस देन यूनिटी इलास्टिक जब डिमांड होगी तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा प्राइस के इंक्रीज होने से। अब एक चीज समझो, एक चीज थी 10 रुपए की, उसकी मैं 2 यूनिट खरीदती थी, तो टोटल एक्सपेंडिचर में करती थी 20 रुपए का। अब हुआ ये, प्राइस बढ़ गया और प्राइस हो गया 15 रुपए, मैंने क्वांटिटी 2 ही यूनिट खरीदी है अभी भी, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना, 30 रुपए हो गया। तो प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो क्या रही,
वो चेंज नहीं हुई, तो इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1, या फिर हम इसको 0 भी लेके चल सकते हैं कभी कभी। और एक दूसरा केस यहाँ पे हो सकता है, 10 रुपए प्राइस था तो मैं 4 यूनिट खरीदती थी, 40 रुपए खर्च करती थी। 15 रुपए प्राइस हुआ तो मैंने 3 यूनिट खरीदी। अब यूनिट मैंने कम तो की, बट टोटल एक्सपेंडिचर मेरा अभी भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जितना चेंज प्राइस में आया उससे कम चेंज मैंने क्वांटिटी डिमांडेड में किया है। और ये चीज आप देख सकते हो, रिलेटिवली दिखाऊं इसको, देखिए 10 से 15 प्राइस हुआ, 50% से प्राइस बढ़ गया। क्वांटिटी डिमांडेड 4 से 3 हो गई, कितने कम हुई, 1 कम हुई, कितने पे, 4 पे, 25% क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है। तो इसका मतलब जितना प्राइस में चेंज आया उससे कम चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि कैसे होता है। अब सेम इसका अपोजिट होगा, जब प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में आप उतना चेंज नहीं लेके आ रहे जितना प्राइस में चेंज आ रहा है। इक्वल टू 1 के केस में क्या होगा कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 रुपए की चीज थी, 2 यूनिट खरीदती थी, 20 रुपए की चीज हो गई है, 1 यूनिट खरीद रही हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी 20-20 रुपए ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना रेट से बढ़ा मेरा प्राइस उतना ही रेट से मैंने अपनी कंजम्पशन को कम किया है। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 के केस में क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। मतलब कोई 10 रुपए की चीज थी, मैं 4 यूनिट खरीदती थी, अब वो चीज 15 रुपए की हो गई और मैंने क्या किया, मैंने 2 यूनिट खरीदना स्टार्ट कर दिया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 40 से 30 पे आ गया। प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। अब इसको समझो फॉर्मूला से, 10 से 15 प्राइस होना मतलब प्राइस में 50% का इंक्रीमेंट होना, और क्वांटिटी का 4 से 2 हो जाना। तो यहाँ पे भी क्या चीज हो रही है, यहाँ पे चेंज आ रहा है मेरे पास 10 से 15, सॉरी इसको लेके चलो 12 रुपए लेके चलो, 12 रुपए और 2 रुपए, 24 रुपए यहाँ पे बना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस मेरा कितना बड़ा है, 20% से, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% से कम हो गई है। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो रहा है जिस वजह से, और इलास्टिसिटी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हमें दिखाई दे रही है। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी होती है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 के केस में क्या होगा, जब प्राइस के बढ़ने से अपोजिट चेंज आएगा टोटल एक्सपेंडिचर पे। लेस देन 1 में जो प्राइस में चेंज आएगा वही सेम चेंज एक्सपेंडिचर पे आएगा, और जब कोई भी चेंज नहीं आएगा एक्सपेंडिचर पे तो इक्वल टू 1 होगी इलास्टिसिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इस डायग्राम को देखेंगे। ये क्या है, जहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चलिए अब क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करिए। ये 2021 या 22 में आया था। For a decline in price, total revenue declines. तो प्राइस और टोटल रिवेन्यू या फिर टोटल एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो जब इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, लेस देन 1। और लेस देन 1 को हम क्या बोलते हैं कि इनइलास्टिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कभी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं जाना टोटल एक्सपेंडिचर के केस में। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइस के कम होने से रिवेन्यू भी कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। तो इन इलास्टिक डिमांड आपकी होगी प्रोडक्ट की। ठीक है, कि आप प्रोडक्ट को कम या ज्यादा नहीं परचेज करोगे।
ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी में कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती, प्राइस इलास्टिसिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं पढ़ने के लिए। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के केस में कैसी इलास्टिसिटी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट? तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज होने वाले हैं, तो एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नकारात्मक यहाँ पे इलास्टिसिटी रहेगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज। प्राइस इलास्टिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। ये जो डी ऑप्शन है वो ये है, ठीक है, इसको मत देखना, ये है डी ऑप्शन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मैंने चेंज किया इसलिए, अभी अभी करवाया था, होमोजीनियस प्रोडक्ट, नेसेसिटीज, ड्यूरेबल गुड्स। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिनको हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, है वो सब्स्टिट्यूट, बट वी कैन डिफरेंशिएट कि ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का यही तो काम है, अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर दिखा के ज्यादा प्राइसेस चार्ज करना। मैंने जान के चेंज किया था, ये कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने इसीलिए चेंज किया था, कंफ्यूज हो जाओगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे कम नेसेसिटी, सॉरी, सबसे कम इलास्टिसिटी नेसेसिटी गुड्स की होती है। अब प्राइस को जितना मर्जी कम या ज्यादा कर लो, जितना खरीदना है उतना ही खरीदना है, इससे डिमांड कम या ज्यादा नहीं होती प्राइस के चेंज होने से। तो सी सबसे पहले आएगा। देन इसके बाद आते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, ये होते हैं सब्स्टिट्यूट्स। एक प्रोडक्ट को आप अगर प्राइस ज्यादा करते हो तो ना लोग शिफ्ट हो जाते हैं, बट डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग दिखा सकते हो। बेशक आपके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कोलगेट भी है मार्केट में, पेप्सोडेंट भी है मार्केट में, कैसे ये अलग अलग प्राइस पे बेच पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। क्यों कोलगेट फॉर एग्जाम्पल अपना जो टूथपेस्ट है वो 110 का बेच पाता है, पेप्सोडेंट 112 का बेच पा रहा है या 108 का बेच रहा है, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं और इन्होंने अपने फीचर्स के बेसिस पे प्रोडक्ट को अलग दिखाया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स में इलास्टिसिटी होती है, बट कितनी, ड्यूरेबल प्रोडक्ट से कम और होमोजेनियस प्रोडक्ट से भी कम। फिर होते हैं कौन से गुड्स, फिर आते हैं ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं, टिकाऊ वस्तुएं हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अगर आप इनके प्राइसेस में चेंज लाते हो ना, तो हम खरीदते ही नहीं है, हम पोस्टपोन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम चला सकते हैं उस प्रोडक्ट को। अब मेरे घर में एसी लगा हुआ था, 4 साल से वो चल रहा था, मेरा मन किया मैं इसको चेंज करूं, बट मैंने देखा प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैंने सोचा 1-2 साल और चला लेते हैं। ये होता है ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो इसमें जो इलास्टिसिटी होती है ये भी ज्यादा होती है। फिर इसके बाद आते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो बिल्कुल ही सेम तरीके के होते हैं, जिनमें इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।